और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ये 660 660वें एपिसोड में, जहाँ के हमारे साथ आज जुड़े हैं व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड के CIO रमेश मंत्री जी सर। रमेश मंत्री जी सर by he is a CFA chartered holder. He has also done his MBA from Delhi, and he is also chartered accountant. So he is very, it's a bright track record with the studies. Also, उनको 19 years of experience into the industry. उन्होंने पहले अशोका कैपिटल एडवाइजर्स ये फर्म के साथ was associated with that, and currently he is a founder member of White Oak Capital investment team, and he's been associated with White Oak since more than 5 years. So अभी इनकी ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है. So I welcome रमेश मंत्री जी सर. Over to you sir. थैंक यू अंकुर जी और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद अर्थमित्रा प्लेटफॉर्म को मुझे अपॉर्चुनिटी देने का इस सेशन में प्रेजेंट करने के लिए. जो टॉपिक मैं बात करूंगा कि इंडिया 2030 में कैसा लगेगा, क्या कारण होंगे, हम कहाँ जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे हमारे हिसाब से. तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ. प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोलूँगा, काफ़ी कुछ कोशिश करूँगा. देखो थोड़ा हिंदी में इतनी बोलने की आदत है नहीं काफ़ी टाइम से, तो मिक्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश होगी, बट कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि जितना हो सके हिंदी में बोलूँ. तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. कोई कंफर्म कर सकता है कि प्रेजेंटेशन दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes sir, it's visible. Yes. हाँ, तो भारत 2030 में इंडिया कहाँ लगता है? Sir, if you can make it as full screen, that will be great. Yes, I'll make it full screen. हाँ, तो इससे पहले बिफोर हम इस टॉपिक पे बात करें, एक बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले कही थी कि अक्सर हम सोचते हैं कि 2 साल में चमत्कार हो जाएगा, तो हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि अगले 2 साल में क्या हो सकता है हमारे देश में, पर हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि अगले 10 साल में क्या होगा. तो अक्सर चमत्कार को 10 साल लग जाते हैं, पर हम सोचते हैं कि 2 साल में चमत्कार हो जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लॉन्ग टर्म पे फोकस करें. और जिस तरह हमारा देश पिछले 20 साल में बदला है, कोई 2 साल में आप डिसअपॉइंटेड होंगे, पर यदि आपने इंडिया को पिछले 20 साल में एक्सपीरियंस किया तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कितना बदल गया, कितना प्रोग्रेस किया है हमने. तो चलिए आगे. जैसे कि फोरकास्ट है, हम ऑलरेडी यू नो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं. 22 के अंदर में यूके से आगे हो गए हैं, एंड क्लियरली लगता है कि अब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन द ईयर, इस दशक के खत्म होते 2030 तक. तो चाइना, वाइल लोग फोरकास्ट कर रहे हैं नंबर 1 है, बट चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है चाइना फिर भी नंबर 1 ना हो, बट यदि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हम नंबर 3 तो हो जाएंगे. तो क्लियरली क्या कारण है जो इस चीज को संभव कराएंगे, इसके बारे में बात करते हैं. तो जब भी कोई कंट्री की बात करते हैं ना, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ, वो 3 कारणों से होती है. पहले आपके पास में एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स होनी चाहिए, आपके कंट्री में कैपिटल होना चाहिए रिस्क लेने के लिए. खाली डेट कैपिटल नहीं चाहिए होता है, रिस्क लेने वाला कैपिटल होना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए. इसका मतलब है कि लेबर और कैपिटल को काम करने के लिए जो हमने बैरियर क्रिएट किए वो रिड्यूस होने चाहिए, मतलब बैरियर कम होने चाहिए. जो प्रॉब्लम होता है वो बैरियर कम होने चाहिए. तो अब इन चीजों के बारे में देखिए, बहुत सारी चीजें आप इंडिया के बारे में जानते हैं, तो मैं कुछ कॉमन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, बट कुछ अलग चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको नया व्यू पॉइंट दिखाएगी. जो पहला स्लाइड में बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है कि इंडिया में पानी के कनेक्शन कैसे बढ़े हैं घरों के अंदर में, और दूसरा जो राइट में स्लाइड दिखा रहा है कि गर्ल्स का स्कूल में एनरोलमेंट कैसे बढ़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर में.
अब कोई भी प्रेजेंटेशन आपने आज तक नहीं सुना होगा जिनकी पहली स्लाइड पानी के बारे में बात करती है। ये देखिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं रेगिस्तान में पैदा हुआ हूँ, ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ ना बिजली थी ना पानी था रोज के लिए। तो कुछ चीजें जो ग्रास रूट पे प्रॉब्लम है उनको समझना बहुत जरूरी है। इंडिया का पीछे रहने का कारण, यदि हम प्रोग्रेस करना है तो महिलाओं को हमारी लेबर फोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बनना पड़ेगा। यदि हम दुनिया में सारे देशों को कंपेयर करें तो इंडिया टॉप बॉटम 10 में आता है कंट्रीज में जिनका लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन है। ये हमारी एक समाज की समस्या भी है। हाँ, और कुछ हमने प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में है जो सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके महिलाएं हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रोडक्टिव फोर्स बनेगी। तो इस देश में अक्सर लड़कियां और महिलाएं काम नहीं कर पाती है क्योंकि उन्हें गांव में जाके पानी लेके आना पड़ता है। तो जब पानी के कनेक्शन लग रहे हैं इसका मतलब वो लड़कियां स्कूल जाएंगी, वो महिलाएं काम करेंगी और अगले 10-20 सालों में वो इकोनॉमी के प्रोडक्टिव फोर्स का पार्ट बनेगी। ये मैं जो चीज बोल रहा हूँ, जो पिछली ये गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में फोकस किया है, हर घर में जल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है इस कंट्री के लिए। इसका फायदा अगले 10-20 सालों में दिखेगा। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। दूसरा है, गर्ल्स काफी अब स्कूल में जा रही हैं, उसका फायदा भी देश को मिलेगा 10-20 सालों में। ये चीजों को अगले 2 साल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए बहुत सारी जो बीमारी होती है वो जल से आती है। तो यदि पानी टैप से आ रहा है तो कंट्री की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म जो हमारी पॉपुलेशन का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, उसको बदलेगा। तो मैं चीजों की बात कर रहा हूँ जो 1 दशक के बाद इस देश को फायदा होगा, बहुत फायदा। दूसरा, इस देश के लिए जो एक चैलेंज है वो अभी तक थी रिस्क कैपिटल अवेलेबल होने की। देखिए आज से 20 साल पहले कोई बिजनेस करना चाहता था, अपना खुद का व्यापार करना चाहता था, तो या तो उसको अपने परिवार दोस्तों में कैपिटल मिल जाता था, या इस कंट्री में सक्सीड होने के लिए अक्सर कनेक्शन की जरूरत पड़ती थी। आप कनेक्शन वर्ड का मतलब समझते ही हैं। हाँ, बट अभी जो चीज बदल गई है पिछले 7-8 सालों में, वो है काबिलियत बहुत जरूरी हो गई है। आज इंडिया में आप कहीं से भी हो, यदि आप में काबिलियत है तो कैपिटल आपको ढूंढ लेगा। और वो इंडिया की सबसे बड़ी चेंज है मेरे हिसाब से पिछले 7-8 सालों में। लोग अक्सर बात करते हैं, जबकि इंडिया में पॉजिटिव क्या हुआ 7-8 सालों में, क्या वो जीएसटी रिफॉर्म है, क्या वो रेरा है, क्या हमने बहुत सारे हाईवेज बनाए। मेरे हिसाब से इंडिया का जो सबसे बड़ा चेंज पिछले 5 से 7 साल में हुआ है कि आज हमारी कंट्री मेरिट बेस्ड ज्यादा हो गई है। क्योंकि आज काबिलियत मायने रखती है, नहीं कि आपकी कनेक्शन क्या है आपका। तो इसलिए इंडिया अमेरिका की तरह बन रहा है। देखिए अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जिसके पास काबिलियत होती है उसको कैपिटल मिल जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और इंडिया ने पिछले 5-7 सालों में ये शुरुआत की है। और अब इंटरेस्टिंग चेंज ये हो गई है कि आजकल हमारे जो प्राइवेट मार्केट है, स्टार्टअप्स है, प्राइवेट मार्केट है, वो ज्यादा रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है पब्लिक मार्केट से। पहले इंडिया में किसी भी बिजनेस को स्केल करना होता, बड़ा बनाना होता तो उसको आईपीओ करना होता। अब रिस्क कैपिटल अवेलेबल है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी के रूप में बहुत सारा प्राइवेट कैपिटल बहुत अवेलेबल है एंटरप्रेन्योर को। ये क्लियरली हमारी कंट्री का फ्यूचर को चेंज करेगा। मैं कभी कभी ये सवाल पूछता हूँ अपने आप से कि क्या कारण है कि इंडिया ने गूगल नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया। देखिए गूगल जैसी कंपनी, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला इंडियन से चलाते हैं। हाँ, पर जब पिचाई जी या सत्य नडेला जी 30 साल पहले अपने कॉलेज से पास आउट हो रहे थे, तब पारिवारिक इनकम बहुत कम होती थी। आप लोगों को इंदिरा गांधी का एक नारा याद होगा, रोटी कपड़ा और मकान। तो हम उसके लिए जूझ रहे थे।
तो ये चॉइस नहीं था कि घर पे रोटी कपड़ा मकान के लिए नौकरी करनी जरूरी होती थी, काम चालू करना। तो आपको व्यापार करने का टाइम नहीं मिलता था कि आप रिस्क ले लो अपनी जिंदगी के अंदर में। इंडिया का मार्केट भी छोटा था और ये स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल भी अवेलेबल नहीं था। और अभी अगले पिछले 5 साल में देखिए तो यदि कोई कोई यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ लिख के पास आउट हो रहा है तो आज पारिवारिक इनकम भी इतनी हो गई है कि आपको रोटी कपड़ा और मकान के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले जनरेशन ने इतना तो कमा लिया है, हाँ, कि आप रिस्क ले सकते हो। दूसरा, इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है कि आप इंडिया में ही बिजनेस बना के स्केल कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रूव कर सकते हो। और तीसरा, रिस्क कैपिटल अवेलेबल है। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अगले 10-20 सालों में इंडिया कुछ वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज बिल्ड करेगी। बहुत कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उनके कारण। तो जैसे अब इंडिया में अभी हजारों स्टार्टअप, इनफैक्ट दसों हजारों क्या लाखों स्टार्टअप चालू हो गई है। हर स्टार्टअप एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस के लैब में ज्यादातर एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट हमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट सक्सीड होता है, जो सही एक्सपेरिमेंट चलता है, वो बहुत बड़ा बनता है। तो हर एक स्टार्टअप एक देश के लिए एक्सपेरिमेंट है, और जितना ज्यादा हम ये स्टार्टअप करेंगे उतना ही देश की प्रगति होगी। आगे चलते हैं, कंट्री के जो प्रोडक्टिविटी और काम करने के तरीके में जो बैरियर है वो कैसे रिमूव हो रहे हैं। पहला बैरियर है हमारी कंट्री का जो लेबर लॉज है। वहां पे गवर्नमेंट लेबर कानून में बदलाव लेके आ रही है। 1200 1000 के ऊपर जो कानून है उनको कम करके 4 कानून बना रही है। इनफैक्ट लेबर लॉ में कोई पेपर फाइलिंग पूरा ही खत्म हो जाएगा, सारा का सारा जो फाइलिंग होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे आजकल इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादातर ऑनलाइन, अब ऑनलाइन ही लगती है। तो एक तो हमने ये लेबर का रिफॉर्म बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। एक चीज जहां हमें अभी भी बहुत पीछे है और हमें भी रिफॉर्म की जरूरत है कि हमारा लीगल सिस्टम अभी भी काफी स्लो है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। हमने प्रोग्रेस किया है, बट अभी बहुत गुंजाइश है कि जब भी कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हो इस कंट्री में, उसकी फटाफट सुनवाई होके जस्टिस मिलना चाहिए। उस चीज में अभी रिफॉर्म काफी पोटेंशियल है हमारी कंट्री के अंदर। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए हमारी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है ना, हमारी दुनिया में आबादी का 18% शेयर है, और एक्सपोर्ट में सिर्फ 2% का शेयर है मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि हमारी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया पिछले 20-30 सालों में, इतनी इकोनॉमी के प्रगति के कारण। हमारी सर्विसेज की सक्सेस काफी रही। कोई भी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। एक, वहां पे लो कॉस्ट और स्किल्ड लेबर होना चाहिए, पढ़ा लिखा और लो कॉस्ट लेबर होना चाहिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, चाहे लो कॉस्ट ऑफ बिजली हो, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होनी चाहिए। बिजनेस करने का तरीका आसान होना चाहिए, और कंट्री में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यदि इस इन चीजों पे देखें तो हमारी कंट्री में लो कॉस्ट और स्किल्ड लेबर तो हमेशा से है। हमारी कंट्री ने हमेशा से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, इनमें कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है। 1989 से 2014 तक 25 साल तक हमारी कंट्री में कोएलिशन गवर्नमेंट रही, फिर भी कंट्री ने काफी प्रोग्रेस किया, और पिछले 8 साल से तो काफी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो इस 2 चीजें जहां पीछे रह गए हैं और वहां पे काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां पे मैंने अभी बताया आपको कि लेबर लॉ में रिफॉर्म हो रहा है, रियल एस्टेट में रिफॉर्म हुआ है, और गवर्नमेंट का काफी फोकस है एनर्जी और लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे वर्ल्ड सोलर अलायंस है जो दुनिया में सोलर पावर को इम्पोर्टेंट बनाना चाहती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का खुद का प्रोजेक्ट है। इंडिया वो वर्ल्ड सोलर अलायंस की लीडर है, हमने ये सोलर अलायंस सेटअप की है। और लॉजिस्टिक्स में भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो हाईवेज हो, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट हो। तो हमारा क्लियरली लॉजिस्टिक्स में प्रोग्रेस हो रहा है। अभी भी हमारा जो कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक है, अभी भी दुनिया के मुकाबले में उतना
कि कॉम्पिटेंट नहीं है, हम अभी भी काफी पीछे हैं। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 13-14% है हमारी जीडीपी की, दुनिया की एवरेज 8% है। तो अभी हमें काफी प्रोग्रेस करने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में जीएसटी के कारण, हाईवेज बंद के कारण, जितना टाइम ट्रक रोड पे चलते हैं, रोज रोज कितने किलोमीटर चलते हैं, वो 300 से 500 किलोमीटर हो गया है पर डे। जो टर्न अराउंड टाइम है एयरपोर्ट का, वो भी काफी कम हो गया है, जैसे ग्राफ में दिख रहा है। और यदि आप गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखें, फोकस देखें, आधा जो गवर्नमेंट का बजट है वो खाली लॉजिस्टिक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले 2016 के बजट से 2016 के बजट से हर बजट में लॉजिस्टिक वर्ड यूज किया है। इनफैक्ट इस बजट में तो बहुत ही लॉजिस्टिक्स पे फोकस था। तो क्लियरली लॉजिस्टिक्स हमारी कंट्री का, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरी चीज हमारी कंट्री में अक्सर, आपको काफी इंडिया में ना लैंड एक्विजिशन करना, गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है इंडिया में कि लैंड कैसे ले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ये जो आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, ये फोटो हमने मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल बॉडी है उसकी वेबसाइट से ली हुई है। जैसे कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लेटर से कोई कोई सामान खरीदते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको कार्ट में ऐड कर देते हैं और फिर उसका ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो ये वेबसाइट है, उसमें आप कोई भी ये सारे जो लैंड प्लॉट है, इनको आप अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये हालत है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आप नॉन इंटरनेट को छोड़ के पेमेंट भी नहीं कर सकते जमीन का। तो जिस तरह इंटरनेट पे फोन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग पाउडर खरीदते हैं, वैसे कुछ स्टेट्स के अंदर में आप अब इंडस्ट्रियल जमीन खरीद सकते हैं ऑनलाइन। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ। वर्ल्ड बैंक की एक रैंकिंग होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करना कितना आसान है कोई स्टेट में। वो सारी स्टेट्स में भी होता है, हर स्टेट का कंपटीशन होता है। तो 2 साल पहले की बात है, उन्होंने तेलंगाना को नंबर 1 रैंक किया था, आंध्र प्रदेश को नंबर 2 रैंक किया था। और उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करने से पहले, एक दिन पहले, डिटेल्ड स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया था कि कौन सा स्टेट नंबर 1 होने वाला है, दूसरा स्टेट नंबर 2 होने वाला है। तो आंध्रा गवर्नमेंट ने जिस दिन रिजल्ट आया, उनके स्कोर आया, उन्होंने स्टडी किया कि तेलंगाना ने क्या एक्स्ट्रा चीजें की है हमसे, और ओवरनाइट नोटिफिकेशन दे दिया कि हम भी ये सब चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और अगले दिन वर्ल्ड बैंक को रैंकिंग चेंज करनी पड़ी और आंध्रा और तेलंगाना को दोनों को 1 नंबर का रैंकिंग देना पड़ा। इसे बोलते हैं अच्छा कंपटीशन, जो देश को आगे लेके जाता है। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस और नई सोच। दूसरी इंडस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है वो है हेवी इंडस्ट्री। कोई भी देश को प्रगति करने के लिए उसमें हेवी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छे मिस्टर अजय शाह है, उन्होंने बोला है कि कोई भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेसिटी है ना, जो आर्मी की कैपेसिटी है, उसका बेस होता है उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। तो हमारी कंट्री अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स इंपोर्टर थी। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स हम इंडिया इंपोर्ट करती है। अब बिकॉज ऑफ द ये जो यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई है, उसके वजह से हमने रियलाइज किया है कि 70% से हमारे जो आर्म्स है वो रशिया से आते हैं। चाहे हमारे वो सुकोई फाइटर हो, हमारी टैंक हो, हमारे सबमरीन हो, हमारे वॉरशिप हो, तो हमारी रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। और यदि प्लेन में भी एक पुर्जा भी नहीं आता है तो प्लेन उड़ नहीं सकता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 महीनों में, ये लड़ाई चालू होने के बाद में, काफी फोकस किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस का करने के लिए। एंड डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि अमेरिका में आज भी 30% पेटेंट जो होता है वो डिफेंस सेक्टर से आता है। इंडिया का जो R&D में इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च और डेवलपमेंट में, अभी भी बहुत पीछे हैं हम लोग।
ये एक चीज है जहां पे हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है अगले दशक में, बोथ प्राइवेट कंपनीज को और सरकार को भी, कि हमें अपनी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत प्रोत्साहन करने की जरूरत है अगले दशक में, तभी हम वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। बट ये जो अभी ये फोकस आया है गवर्नमेंट का, ये डिफेंस सेक्टर और हेवी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है अगले दशक में। अब सर्विसेज की बात आती है, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, क्लियरली लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया के फेवर में आ रहा है। पिछले वीक मैंने एक अनलिस्टेड कंपनी से मिला था। उन्होंने पिछले 20 साल बिजनेस में 450 करोड़ का टर्नओवर किया था, और वो बोल रहे हैं अगले 4 साल में हम 1800 करोड़ का टर्नओवर, अगले 3 साल में हम 1800 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे। मतलब जिस कंपनी को 450 करोड़ लगे, 20 साल लगे 450 करोड़ टर्नओवर करने का, वो अगले 3 साल में कॉन्फिडेंट है कि वो 1800 का टर्नओवर कर लेगी। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग में काफी डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट्स की। ये जो कोविड की क्राइसिस है, इससे दुनिया चाइना से मैन्युफैक्चरिंग मूव करना चाहती है, निकालना चाहती है। और यूरोप में भी बहुत क्राइसिस है, बिजली के दाम वहाँ 10 गुना बढ़ गए हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में भी बंद हो रही है। और जो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज जो यूरोप से निर्यात करती है, वो अब इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया से ही हम ये इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो अभी बहुत अर्ली साइंस है, बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा रिवाइवल लग रहा है। एंड हमारी कंट्री को ये थर्ड लार्जेस्ट बनना है, तो अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना बहुत जरूरी है। एंड ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज भी हमारी काफी आबादी एग्रीकल्चर में काम कर रही है। उनको एग्रीकल्चर से निकल के फैक्ट्रियों में जाने की जरूरत है, तभी हमारे देश की प्रगति होगी। एग्रीकल्चर में तो 2-3% से ज्यादा ग्रोथ आ नहीं सकता है। यदि देश को 7% ग्रो करना है, तो ऐसे सेक्टर्स में जाके काम करना पड़ेगा जहाँ पे हम 7% से ज्यादा ग्रो कर सकें, और वो होगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। सर्विसेज हमारा क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग, कहिए मानिए हमारा होम ग्राउंड है, हमारी बहुत कैपेबिलिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इंडिया पैदा करता है, सेकंड चाइना है, बट दुनिया चाइना पे ट्रस्ट नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है। और बाकी कंट्रीज तो हमारे से 10% से कम इंजीनियर पैदा करते हैं। और वहां पे भी अभी भी जैसे अमेरिका में भी इंजीनियर्स की बहुत शॉर्टेज है। लोग ग्लोबल रिसेशन की बात कर रहे हैं, बट फिर भी वहां पे इंजीनियरिंग टैलेंट की बहुत शॉर्टेज है। तो जो हमारी आईटी सर्विसेज है, हमारी जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे फार्मा केमिकल्स है, वहां पे जो हमारी स्ट्रेंथ है, वहां पे ग्रोथ कंटिन्यू करेगा वैल्यू एडेड आइटम्स में। तो इसमें चाहे अमेरिका में रिसेशन आ जाए, दुनिया में रिसेशन आ जाएगी, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फर्क नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में लगता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू करेगी अगले दशक के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बाजार में कंपनियों के अर्निंग्स को, इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रही है। अब बड़ी कंपनियां बड़ी बन रही है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में छोटी कंपनियों को मार पड़ रही है, छोटे बिजनेस को मार पड़ रहा है, बड़ी कंपनियां बड़ी बन रही है। चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट आ रहा है। कमोडिटी, बहुत सारे सेक्टर इंडिया में जो अच्छा नहीं कर रहे थे कोविड से पहले, जैसे कि कमोडिटी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, रियल एस्टेट है, उनमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रिवाइवल आ गया है। कोई भी देश के लिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जरूरी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 5-7 साल से पूरी इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी थी। अब पिछले 18 महीनों में लग रहा है कि प्रॉपर्टी मार्केट में हर जगह डिमांड आ गई है, प्रॉपर्टी अब बिक रही है, दाम भी बढ़ने चालू हो गए हैं। तो और जब रियल एस्टेट की डिमांड आती है और कंस्ट्रक्शन चालू होता है, तो बहुत सारी चीजें लगती है। सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, कॉन्ट्रैक्टर लगता है, लेबर लगता है, पेंट लगता है, केमिकल लगता है, टाइल्स लगती है, सेरामिक्स लगता है, पाइप फिटिंग्स लगती है, इलेक्ट्रिकल लगता है, और फिर बहुत सारे वाइट गुड लगते हैं, और बाद में घर की फर्निशिंग भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है जब कंस्ट्रक्शन की डिमांड आ जाती है। और अब लग रहा है कि इंडिया में 5-7 साल की मंदी के बाद में अब रियल एस्टेट में शायद अच्छी डिमांड आ रही है, ये सेक्टर रिवाइव करेगा।
तो 1% GDP खाली रियल एस्टेट से इंडिया की बढ़ जाएगी नॉर्मल से। और इसके कारण क्योंकि इंडिया का मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, हमारा वेट कंसिस्टेंटली ग्लोबल इंडाइसेस में बढ़ रहा है। और अभी हमें इवन अगस्त में देखिए जब हमारे अब हमारा वेट और भी बढ़ गया है, 14% बढ़ गया है। इंडिया की कंपनी ग्लोबल इंडाइसेस में ऐड हो रही है, हमारा ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर बढ़ रहा है। ये बातें तो ठीक है, बट सब बोलेंगे अरे बाजार तो इंडिया का बहुत महंगा है, पैसा कैसे बनेगा इक्विटीज के अंदर। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका मैं हमारी सोच इसके बारे में थोड़ी अलग है, और मैं आपको अलग विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। देखिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि ग्रोथ होता है तो पैसा बनता है, जहां हायर ग्रोथ होगा वहां पैसा बनता है। यदि पिछले 20 सालों में देखें, चाइना का 9% GDP ग्रोथ आया है एनुअली, इंडिया का 7 आया है, तो चाइना ने इंडिया से फास्ट ग्रो किया है। बट जो इंडिया की मार्केट की रिटर्न है वो चाइना से डबल है लगभग। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया का ग्रोथ चाइना से पिछले 20 सालों में कम रहा है, फिर भी पैसा डबल बना है चाइना से? तो इसका मतलब ग्रोथ को छोड़ के भी कुछ कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्या है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब थोड़ा सा कोई डिस्टरबेंस आ रहा है लाइन पे, चलिए आई थिंक वो चला गया है। देखिए, कोई भी कंपनी को ना वैल्यूएशन बाजार में प्रीमियम कब मिलता है? जब कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, अंडरलाइंग एसेट अच्छे होते हैं, और कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब कंपनी के जो ओनर है वो आपको अपना फेयर पार्टनर मानते हैं, वो आपके साथ बराबरी की हिस्सेदारी रखते हैं, आपके साथ व्यवहार बराबर रखते हैं, बराबरी का व्यवहार रखते हैं। ये जो सोच है जो हम कंपनी लेवल पे यूज करते हैं, इसको देश के लेवल पर भी सोच सकते हैं कि कोई देश का मार्केट या इकोनॉमी अच्छा क्यों होता है, जब उस कंट्री में अच्छी कंपनियां होती है, और दूसरा उस देश का जो गवर्नेंस है, जो उस देश का मैनेजमेंट है, जो उस तरह देश में काम करने का तरीका है, वो बेटर है। तो हमारे हिसाब से दो चीजों के कारण इंडिया में एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, और वो काफी 75 सालों से काफी मैच्योर हो गया है, उसके लिए इंडिया को प्रीमियम मिलता है। इस चीज के बारे में मैं अब और डिटेल में बात करता हूँ। तो पहला जो है हमारी कंट्री में जो अलग है, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं है, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है। कहते हैं ना कि जब तक बिजली नहीं जाती हम उजाले की वैल्यू नहीं जानते। जब तक पावर कट नहीं होता है तब तक हम जानते नहीं कि पावर की क्या वैल्यू होती है अपनी अपनी जिंदगी में। इसलिए कुछ चीजें हम मानते हैं कि हमारे देश में है, पर हम उनको खुद वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी जुडिशरी है, हमारी सेंट्रल बैंक है, हमारी इलेक्शन कमीशन है। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में। आज से 25 साल पहले याद है जब मैं इलेक्शन फॉलो करता था, तो कभी कभी बात आती थी कि स्टेट में यहाँ पे पोल बूथ की कैप्चरिंग हो गई है, फिर रिइलेक्शन होते थे। वो चीजें खत्म हो गई है इंडिया में। आजकल इंडिया में पोल बूथ कैप्चरिंग न के बराबर होती है, क्योंकि हमारी इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा काम किया 25 सालों में। जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकना पड़ता है, और सेंट्रल बैंक भी इंडिपेंडेंट है। इन तीनों चीजों के कारण हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी की राइट बहुत सेफ है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती इस देश में प्रॉपर आपको कंपनसेशन दिए बिना। मतलब आपकी कोई भी राइट को इस देश में गवर्नमेंट भी हाथ नहीं लगा सकती, और ना कोई थर्ड पार्टी हाथ लगा सकता है। ये बहुत सारे देशों में ये चीज सच नहीं है, जैसे कि जो डिक्टेटरशिप्स है, जैसे या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है, जैसे रशिया है, चाइना है। तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो चेक और बैलेंस रखती है, चाहे गवर्नमेंट इंडिया में कितनी भी स्ट्रांग हो जाए, पर हर पॉलिटिशियन को 5 साल में इंडिया में एग्जाम देना पड़ता है, और उसको एग्जाम को पास करना पड़ता है। तो हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिशियन हर 5 साल में उसे अकाउंटेबल होना पड़ता है। वो हमारे देश की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी राइट्स आर कंपेरेबल
दुनिया में जो विकसित देश है उनके बराबर है हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी राइट। हमारी कंट्री में पिछले 75 सालों में ना कोई मेजर करेंसी क्राइसिस हुई है, ना कोई डेट क्राइसिस हुई है, ना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है कि कुप हो गया। बाकी जितने भी बड़े बड़े इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है वहां पे ये चीजें काफी रेगुलर फीचर रही है पिछले 20, 25, 50 सालों में। तो ये हमारी कंट्री में ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी कंट्री को स्टेबिलिटी देते हैं। और हमारी कंट्री का जब डेमोक्रेसी स्कोर देखेंगे, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना नेगेटिव है, इंडिया स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। इंडिया दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। इतना डेमोक्रेटिक है कि इंडिया में जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है वो प्राइम मिनिस्टर खुद को ट्विटर में ट्वीट कर देते हैं। मतलब इतनी पावरफुल डेमोक्रेसी है कि आज प्रॉब्लम होता है तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को टैग कर देते हैं ट्विटर पर। इतनी ओपन सिस्टम है हमारी कंट्री का कि प्रॉब्लम ओपनली हर जगह डिस्कस होते हैं। और दुनिया में हमने देखा है कि जो डेमोक्रेसीज है उनके बाजार के वैल्यूएशन ऑटोक्रेसी से हमेशा, जो डिक्टेटरशिप होती है उनसे हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं। क्योंकि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी राइट सेफ है आप उस एसेट का प्रीमियम देने को रेडी हो। देख लीजिए, लेट से आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक तो आप बड़े शहर में जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता है, या वन पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे भी आपकी कोई प्रॉपर्टी को दबा सकता है, तो कहाँ कंफर्टेबल होंगे आप अपना पैसा, ज्यादा पैसा लगाने के लिए। और अक्सर जहाँ प्रॉपर्टी राइट सेफ होती है लोग उस चीज का प्रीमियम देने के लिए रेडी होते हैं। दूसरा, सरकारी कंपनियां। इंडिया में पिछले 20-30 सालों में धीरे धीरे हमारी कंट्री का प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आज बाजार में इंडेक्स में सिर्फ 6% सरकारी कंपनियों का वेट है। यदि हम इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो हमारा 1/3 है, 19% इमर्जिंग मार्केट का एवरेज है। चाइना से तो हमारा पीएसयू का शेयर सिर्फ 1/4 है, चाइना 24% पे है। और आप जैसे देखेंगे रशिया तो 50% के आसपास है। दुनिया में हर जगह प्राइवेट कंपनियों को उनके अच्छे मैनेजमेंट के लिए, फोकस मैनेजमेंट के लिए हमेशा प्रीमियम मिलता है सरकारी कंपनियों के ऊपर में। एंड जैसा कि अपने चार्ट दिख रहा है, ये जो ऊपर का चार्ट है ये वैल्यूएशन मल्टीपल है प्राइवेट कंपनियों का वर्ल्ड वाइड, और जो नीचे वाला है वो है पी मल्टीपल सरकारी कंपनियों का। तो क्लियरली प्राइवेट कंपनियां सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करती है सरकारी कंपनियों से। जैसे आप प्राइवेट बैंक का इंडिया में सरकारी बैंक के वैल्यूएशन से कंपेयर कर लीजिए, हर सेक्टर में आप कर सकते हैं। तो जहां कम सरकारी कंपनियां होगी इंडेक्स में, ऑटोमेटिकली वहां ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं वर्सेस दूसरी कंट्री जहां पे सरकारी कंपनियां ज्यादा है। तो इसलिए जिस कंट्रीज में जहां पे प्राइवेट कंपनियां ज्यादा होती है उस इंडेक्स का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो जस्ट अक्सर जब लोग दो इंडेक्स को कंपेयर करते हैं वो ये चीज नहीं देखते कि एक के अंदर में तो ज्यादा प्राइवेट कंपनियां और दूसरे के अंदर में ज्यादा सरकारी कंपनियां हैं। और जब भी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वर्ल्ड में पिछले 20 सालों में, इंडिया का मार्केट ने, इंडिया की इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है। डाउन जब प्रॉब्लम आई है, चाहे 2000 की क्राइसिस हो, 2015 की क्राइसिस हो, 2020 की हो, और अभी 2022 का जब ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमारी कंट्री और इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। तो जो कंट्री बुरे समय में अच्छा करती है उसको ऑटोमेटिकली अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए। यही कारण है कि इंडिया एक अच्छा प्रीमियम डिजर्व करती है। जो बाहर से महंगा लगता है, जब आप उसकी गहराई में जाते हैं, उसको हर तरीके से समझते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि बहुत सही रीजन है कि इंडिया को मार्केट को प्रीमियम मिलना चाहिए बहुत सारे दुनिया के और मार्केट से। और यदि आप इंडिया के 9 बाजार को कंपेयर करें अमेरिका से और चाइना में, तो इंडिया का जो मार्केट है अभी, जहां अमेरिका 1991 में है, वहां अभी इंडिया का मार्केट है। हम अमेरिका से 30 साल पीछे हैं। चाइना 2004 के पास है, वो 15 साल पीछे है मार्केट के एवोल्यूशन में। तो यदि मैं आपको इस बात बताऊं, जो 1990 से 2000 के दशक था अमेरिका में,
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज $240 बिलियन होती थी इस 1990 के दशक में जब अमेरिका में, और अगले दशक में वो 17 गुना बड़ी होगी। वापस बोलना चाहता हूँ, 16-17 गुना बड़ी होगी। इतना बड़ा चेंज आया अमेरिका में उस दशक में। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में अगले दशक में बहुत बड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। और अभी तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले जो 20 साल में हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है, और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि अगले 10 सालों में इस देश में क्या होगा आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इंडिया की यदि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो हमारा 16% ऑफ जीडीपी है, वर्ल्ड का एवरेज 50% है। देखिए हमारी जीडीपी ही 12% साल का ग्रो करती है। यदि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 15% भी ग्रो करेगी तभी ये 16% धीरे धीरे बढ़ेगा। और तो इसलिए बहुत अभी लंबी जर्नी है हाई ग्रोथ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इंडिया में जो स्कीम्स है वो 1000 हैं। यदि आप बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स में देखिए वहाँ 10,000 के ऊपर स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। नंबर ऑफ एएमसीज आप कंपेयर करें, इंडिया में 50 के से कम एएमसीज है। पिछले कुछ महीनों में नंबर ऑफ एएमसी लाइसेंस इश्यू किए हैं रेगुलेटर ने। बट यदि आप चाइना, जर्मनी, यूके देखें तो वो इंडिया से काफी मल्टीपल नंबर पे एएमसी है। तो इंडिया में अब आप देखेंगे अगले दशक में काफी नई एएमसीज आएंगी एंड वो मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बदलाव लाएगी। एनवाइटो की एक कोशिश है, हमने भी एएमसी अपना फंड्स 2 महीने पहले चालू किया है इक्विटी के अंदर में, तो हम भी नए प्लेयर हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो अमेरिका के अनुभव से मैं इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो सकता है वो बताना चाहता हूँ। ये चार्ट दिखाता है, जो रेड और ग्रीन में आप देख रहे हैं, ग्रीन दिखाता है कि कौन सी स्कीम में एयूएम ग्रो करता है और कौन सी टाइप की स्कीम में एयूएम ड्रॉप करता है। तो ग्रीन बेस्ट मतलब वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, मतलब 5 स्टार स्कीम है। वर्स्ट का मतलब वो 1 स्टार स्कीम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1 और 2 स्टार की जो स्कीम होती है, वर्स्ट और बैड परफॉर्मिंग स्कीम होती है, उनसे पैसा निकलता है म्यूचुअल फंड स्कीम से, और पैसा जाता है 5th और 4th रैंक की स्कीम में। तो बेसिकली अमेरिका में क्या हुआ है कि अब ब्रांड, एएमसी का ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन कम मायने रखता है। एक ही चीज ज्यादा मैटर करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा है। तो धीरे धीरे इंडिया का बाजार भी ज्यादा मेरिट परफॉर्मेंस फोकस हो रहा है। आप जैसे पार्टनर ने बाजार इन्वेस्टरों को समझाया है कि म्यूचुअल फंड क्या हो रहा है। अब बहुत लोग का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गया है। आजकल वो नहीं पूछते कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है नहीं डालना, वो ये सवाल पूछते हैं कौन सी स्कीम में डालना है। और आज इंटरनेट पे कोई भी इन्वेस्टर चेक कर सकता है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट में जो स्कीम में पैसा डाला है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है या वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है। और यदि उसने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम में पैसा डाला है तो सवाल पूछेंगे वो सब इन्वेस्टर। तो बाजार धीरे धीरे मेरिट की तरफ जा रहा है। हमारी कंट्री में हर चीज मेरिट की तरफ जा रही है, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारी स्पोर्ट्स टीम हो, चाहे हमारी बिजनेसमैन हो, या चाहे हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो। और ये देश के लिए बहुत प्रोग्रेसिव चीज है। एक बड़ा सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या एक्टिव फंड मैनेजर बाजार को आउट परफॉर्म करना खत्म हो जाएगा इंडिया में? क्या ईटीएफ, पैसिव फंड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बाजार के अंदर में? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग अमेरिका में जो पैसिव फंड देखते हैं, उनकी सक्सेस देखते हैं, तो वो सोचते हैं इंडिया में ऐसा होगा। पर ये अमेरिका को इंडिया से कंपेयर करना गलत है। मार्केट में अमेरिका इंडिया से 32 साल आगे है। आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से? हाँ, आप कंपेयर करिए इंडिया को, जो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया के बराबर है, हमसे 5-10 साल आगे पीछे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपने जो ग्राफ देख रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश की थी 2019 में। उसमें उन्होंने एक्टिव फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कंपेयर किया था बेंचमार्क से। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत जगह
एवरेज एक्टिव मैनेजर बाजार को आउट परफॉर्म नहीं करता है, बट इंडिया में टॉप है पिछले 5 साल और 10 साल में। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये स्टडी 2019 में पब्लिश हुई थी। इंडिया में सबसे ज्यादा मैनेजर कंसिस्टेंटली बाजार को आउट परफॉर्म करते हैं। तो अगले 2 दशक के लिए हम लोग के हिसाब से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्टिव मैनेजर आउट परफॉर्म करेंगे नहीं बाजार को। जो अच्छे एक्टिव मैनेजर होंगे, एक्टिव मैनेजमेंट का रोल कंटिन्यू करेगा। ये प्रॉब्लम जो पैसिव का प्रॉब्लम है वो आपकी जनरेशन को सोचने की जरूरत नहीं है, वो अगले जनरेशन का प्रॉब्लम होगा। तो म्यूचुअल इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स होगी जो अगले दशक के अंदर में? पहले नए प्लेयर्स आएंगे जो इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, और वो भी अक्सर नए, कुछ जो सक्सेसफुल नए प्लेयर होंगे वो इंडस्ट्री में मार्केट शेयर लेंगे। नई एएमसी 2 कारण की वजह से सक्सेसफुल होगी, या तो वो इनोवेशन लेके आएगी या उनका एग्जीक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा बाकी अदर एएमसी से। इनोवेशन का मतलब नए प्रोडक्ट्स लेके आना बाजार के अंदर में, और एग्जीक्यूशन का मतलब सेल्स, मार्केटिंग, फंड मैनेजमेंट बाकी लोगों से बेटर करना। यही 2 चीज ही कारण कोई एएमसी सक्सीड हो सकती है हमारे हिसाब से अगले दशक में, और अभी तक भी ये ट्रू है। इन्वेस्टर परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांड एएमसी कम इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाजार में नए प्रोडक्ट आएंगे ऑल्टरनेटिव में, जैसे पीएमएस है, एआईएफ है। ग्लोबल फंड्स आएंगे, जैसे इंडियंस रिच होंगे वो इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे। क्वांट के फंड भी आएंगे, पैसिव के भी और फंड आएंगे। मैं हमारे हिसाब से पैसिव का रोल ज्यादा डेट में रहेगा इक्विटी से ज्यादा, पर एक्टिव फंड्स फिर भी बाजार का कोर रहेंगे अगले दशक में। लोग डेटा यूज करेंगे, जो ये रेटिंग्स है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ये ज्यादा बाजार में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके हिसाब से फंड्स बिकेंगे। लोग डिजिटल और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर इंडिया में फिजिकल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कस्टमर का हमेशा हाथ पकड़ना पड़ेगा और उनसे काम करना पड़ेगा, उनके साथ उनको हमेशा हाथ पकड़ के काम करवाना पड़ेगा। तो देखिए, टेक्नोलॉजी आसान कर देती है कुछ चीजें, बट इन्वेस्टर को समझाना और उनके साथ रहना और उनके इमोशन को मैनेजमेंट करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए फिजिकल प्रेजेंस हमेशा रहेगा। प्रोडक्ट बेचने से आगे आप लोगों को सॉल्यूशन की तरफ सोचना पड़ेगा कि खाली म्यूचुअल फंड की स्कीम नहीं देनी है, ये समझना कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है। हर पर्सन का पैसे के साथ रिश्ता अलग होता है, उनकी रिस्क एपेटाइट अलग होती है, उसके हिसाब से उसको राइट प्रोडक्ट सोल्यूशन देना होगा। और हर जगह टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन हर जगह हो गया है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, कस्टमर को एक पोर्टफोलियो वैल्यू देना हो, या एएमसी को अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस रन करनी है। ये सब चीजें हमारे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगले दशक में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होंगी। नाउ, क्योंकि व्हाइट ओक एक नई एएमसी है, तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो हम अलग कर रहे हैं, हमारी सोच अलग है इनके बारे में। तो हम 4 चीजों के ये जो हमारा, हम बोलते हैं कि हम 4 चीजें थोड़ी सी अलग करते हैं बाकी लोगों से। पहली हमारी है फिलॉसफी, कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रेट बिजनेस को राइट प्राइस पे खरीदते हैं। क्या चीज हम अपनी फिलॉसफी में नहीं करते हैं? फिलॉसफी के अंदर में ना हम बिजनेस पे फोकस करते हैं, ये मैक्रो होता है ना, उस पर फोकस नहीं करते। मैक्रो का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कमोडिटी प्राइस क्या हो रहा है, रुपी को क्या हो रहा है, ये यूएस का फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, रशिया का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। उन चीजों के बारे में दिमाग कम लगाते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से मैक्रो को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कौन प्रिडिक्ट कर सकता था इस साल के स्टार्टिंग के अंदर में कि यूरोप में वॉर चालू हो जाएगा? पिछले 75 सालों से यूरोप में पीस थी, और अचानक यूरोप डेवलप्ड वर्ल्ड में वॉर चालू हो जाएगा। किसको पता था कि ऑयल एक साथ $40-50 बढ़ जाएगा? और ये होते हुए भी अगले 1 महीने के बाद तक भी इंडिया का बाजार नहीं गिरा। तो हमारे हिसाब से मैक्रो जो होता है ना, लोग बात करते हैं मीडिया में, हर जगह टॉपिक फोरम पे,
ये ऑयल बढ़ गया है, रुपी डिप्रिशिएट हो गया है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो आप ये खरीद लो, ये बेच लो। ये इन्वेस्टमेंट में ना कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। मैक्रो, जैसे आप क्रिकेट मैच में टॉस होता है ना, उसकी तरह है। आधे टाइम आप राइट होंगे, आधे टाइम आप गलत होंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर जो दो लोग 2 बार टॉस में राइट हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें टॉस करना आ गया, हम तो मैच टॉस से जीत जाएंगे। तो हम फोकस करते हैं कंपनियों पे और बिजनेस पे। जैसे कि एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर को टॉस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उसको इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि उसको अपना गेम पे फोकस करना चाहिए। सेकेंड, जो व्हाइट ओक ने वन ऑफ द मोस्ट वेल रिसोर्स्ड इन्वेस्टमेंट टीम बनाई है, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च टीम का एक्सेस हमारे पास 30 पीपल है, और ये भी टीम ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट टीम में जो इंडिया में 12 लोग हैं इन्वेस्टमेंट और रिसर्च टीम में, उनका एवरेज एक्सपीरियंस 18 साल है। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम बनाई है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग भी है। वाइटो ग्रुप में, क्योंकि हमारे ग्रुप में इमर्जिंग मार्केट फंड भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो यदि आप कुछ समझना चाहते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है, तो हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं जो चाइनीज भाषा बोलते हैं। ये समझना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, तो हमारी टीम में सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट है जो ताइवान का सिटीजन है। आप ये समझना चाहते हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है, तो हमारी टीम में 2 जन हैं जो यूरोपियन है, यूरोप में बेस्ड है। तो एक बहुत ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलता है। और जो देखिए जो इंडिया में होता है, वो ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया में हो रहा है। दुनिया में अक्सर जो इंडिया में हो रहा है वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे हो चुका है। तो उस चीज को स्टडी करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगले दशक में इंडिया में क्या होगा, कौन सी सेक्टर में क्या होगा। और हमारे यहाँ पे हर स्टॉक 3 से 4 लोग की टीम ट्रैक करती है, तो उससे बेटर रिसर्च होती है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। तो तीसरा चीज हम अलग कर रहे हैं वो है फंडामेंटल रिसर्च प्रोसेस की। इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम साल में 3000 मीटिंग करती है, कंपनियों से मिलती है, उनके कंपटीशन से मिलती है, चाहे वो कंपनी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कस्टमर से मिलती है, सप्लायर से मिलती है, डीलर से मिलती है, उनके एम्प्लॉयज से मिलती है, उनके उनके इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिलती है, कुछ इंडस्ट्रीज में रेगुलेटर से भी जाके समझती है कि उनकी सोच क्या है, इवन एक्स एम्प्लॉयज से मिलती है, ये समझने के लिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट का फोकस क्या है, और कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, कि कंपनी आपको फेयर बिजनेस पार्टनर ट्रीट करती है या नहीं करती है। हमने अपना खुद का प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क भी बनाया है जिससे हम कंपनियों को एनालाइज और वैल्यू करते हैं। एंड ये ग्रुप का जो फ्रेमवर्क है उसका ऑप्को फिनको का ग्लोबल ट्रेडमार्क है। और जो चौथी चीज हम अलग करते हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, कि जैसे हमने बताया कि हमने मैक्रो पे फोकस नहीं करते, तो इसलिए हम कभी भी पोर्टफोलियो में ना तो कैश रखते हैं, ना टॉप डाउन इन्वेस्टिंग करते हैं कि इस साल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो ऑयल की कंपनियां खरीद लो या कमोडिटी कंपनी खरीद लो, अमेरिका में मंदी होने वाली है तो आईटी कंपनी मत खरीदो। ऐसी सोच नहीं रखते हैं हम। हर इंडस्ट्री में जो बेस्ट कंपनीज होती है, जो राइट प्राइस पे अवेलेबल होती है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में अच्छा संतुलन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई साल बाजार के अंदर में जो जो तेजी का माहौल होता है, तब प्रो सिक्लिकल कंपनियां सेक्टर चलते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, कमोडिटी है, फाइनेंशियल्स है। और कोई साल जब थोड़ा इकोनॉमी डिफिकल्ट होती है तो डिफेंसिव सेक्टर चलते हैं, जैसे कंज्यूमर है, फार्मा है, आईटी है। तो कोई लोग सोचते हैं कि इस साल तेजी होगी तो वो सेक्टर खरीद लेते हैं, कोई लोग सोचते हैं इस साल मंदी होगी तो ये सेक्टर खरीद लेते हैं। हम हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा संतुलन रखते हैं कि प्रो साइक्लिकल की सेक्टर की भी अच्छी कंपनियां रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में और डिफेंसिव में भी रखते हैं। इस बैलेंस के कारण कि हमारा पोर्टफोलियो हो ना कि बाजार को आउट परफॉर्म करे, वो जो हमारी एम्बिशन है, बट बाजार को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करे इस अप्रोच से। अक्सर लोग देखिए कि जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर में, ये एक चार्ट है
हर साल दिखाता है कि कौन सा सेक्टर बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। बहुत कलरफुल चार्ट है, किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी साल कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। 2020 में फार्मा बेस्ट परफॉर्मिंग था और 21 और 22 में स्ट्रगल कर रहा है। 20-21 में आईटी चला और 22 में आईटी की हालत खराब हो गई है। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस साल कौन सा सेक्टर चलेगा। ये तो सिक्का उछालने की तरह है क्रिकेट मैच से पहले। तो इसलिए हम बेस्ट कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी सेक्टर चले, हमारे पास हमेशा कुछ कंपनियां होगी जो जो उस टाइप के बाजार में आउट परफॉर्म कर रही होगी। और दूसरा, लोग ये थीम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छा इस साल तो खाली डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि बाहर ग्लोबली मंदी है, या खाली ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, वैल्यू में नहीं करना है, खाली स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप लार्ज कैप में नहीं करना है। ऐसी हर साल थीम बदलती रहती है। ये जो थीम है ना, इसमें जो सूट करता है, जिसका जिसका टॉस सही जाता है वो हीरो बन जाता है, और अगले साल जब उसका टॉस गलत जाता है तो जीरो बन जाता है। हमारी सोच है कि हमें ना ऐसे डिसीजन लेके ना हमें हीरो बनना है ना जीरो बनना है, बल्कि हमारा फोकस है कि हम कंसिस्टेंट परफॉर्म कर सके। तो इसलिए हम ऐसी बेट्स नहीं लेते हैं। तो जो हमारा एक पोर्टफोलियो बनता है वो एक अच्छा मिक्सचर होता है वैल्यू और ग्रोथ का, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज का, डिफेंसिव्स का, सिक्लिकल का, डोमेस्टिक कंपनियों का, बाहर की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों का। उसका एक अच्छा बैलेंस, संतुलित पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। सो फाइनली लास्ट स्लाइड है मेरे फाइनल इंट्रोडक्शन वाइटो। आप लोग, कुछ लोग नए होंगे, हमारे बारे में जानते नहीं होंगे। पूरा ग्रुप भी हम काफी यंग है, 5 साल हुए हैं जस्ट। हाँ, पर आज बाजार में द ग्रुप 45,000 करोड़ के ऊपर इक्विटी में मैनेज करता है या एडवाइस करता है, बिकॉज वाइटो के फंड्स पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग रहे हैं। वो पिछले 5, जैसे कि आपको पता है, पिछले 5 साल बाजार में बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। 18 में स्मॉल कैप मिड कैप का क्रैश था, 19 में भी स्मॉल कैप मिड कैप स्ट्रगल किए, 20 में कोविड था, 21 में बाजार ठीक था, और फिर 22 में वापस ये यूक्रेन की कारण का और ये इंटरेस्ट रेट के कारण इतनी वॉलेटिलिटी आ गई है। तो इतने 5 डिफिकल्ट साल में परफॉर्म करने के कारण इन्वेस्टर्स ने वेदर इंडिया में या ग्लोबली हमें बहुत ट्रस्ट किया है। एंड सो फाइनल में जो चीज बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टरों के लिए, एंड क्योंकि अभी बाजार वॉलेटाइल है, एंड ये चीजें जो अभी देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है इस समय। हर लग रहा है कि जैसे हमारी कंट्री का हर इंजन चल रहा है, हर पहिया चल रहा है। जो पहले कमोडिटी सेक्टर में प्रॉब्लम्स थी, इंडस्ट्रियल में प्रॉब्लम थी, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम थी, उस इवन बैंकिंग में एनपीएल की प्रॉब्लम थी, वो सब प्रॉब्लम्स लग रहा है खत्म हो गई है और इकोनॉमी अच्छा करी। सारी प्रॉब्लम इंडिया की भी बाहर की प्रॉब्लम है, जो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण तेल के दाम बढ़े हुए हैं, एनर्जी और कोयले के दाम बढ़े हुए हैं, और इंडिया बिकॉज इतना एनर्जी इंपोर्ट करती है, ये हमें भी दुखता है ये इतने हाई प्राइसेस। तो फाइनली बिकॉज ये वॉलेटिलिटी है, मेरा सजेशन रहेगा इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर का इन्वेस्ट कराइए, बट अगले कुछ महीनों में एसटीपी और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कराइए। एंड वैसे भी सब इन्वेस्टर के लिए बेस्ट तरीका है एसआईपी और एसटीपी करने का। हम एसआईपी और एसटीपी में इतना बिलीव करते हैं कि हमने जो मिड कैप फंड लॉन्च किया था लास्ट मंथ, उसका एनएफओ के बाद में हमने जितने जल्दी हो सकते हैं हमने लमसम पैसा लेना बंद कर दिया है। मिड कैप फंड में खाली आप सिर्फ एसआईपी और एसटीपी के लिए थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोच इसके पीछे ये है नहीं कि हमारे पास में उस स्कीम में बहुत ज्यादा ईयू है, बट हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर रेगुलरली इन सब प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे, अच्छा रिटर्न्स का एक्सपीरियंस आए, और जब कस्टमर पैसा बनाएगा तभी हम और आप विनर होंगे इन्वेस्टर के लिए, और उनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेंगे। तो फाइनली मैं इस प्रेजेंटेशन को मैं बहुत कबीर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो एक कबीर के दोहे को मैंने बदला है, उसको मैं बनाना चाहता हूँ कि बुल में सब इन्वेस्ट करे, बुल मार्केट में सब इन्वेस्ट करे, बेर में करे न कोई,
जो रेगुलर इन्वेस्ट करे, वेल्थ काहे ना क्रिएट होए। तो इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ प्रेजेंटेशन को, और अब कुछ सवाल ले सकते हैं। रमेश रमेश जी ब्रिलियंट। आई मीन मैंने आपको एक दो जगह पे सुना था, but this is fantastic, and thanks a lot White Oak for giving this opportunity to have Ramesh ji over here. Brilliant. I mean जो भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे सभी जनों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस और काफी अच्छा नॉलेज मिला रहेगा, एंड उनको White Oak की जो प्रोसेस है उनके बारे में कुछ नॉलेज मिला रहेगा डेफिनेटली। जो आपका जो ऑप्को ऑफ इन्फो का फ्रेमवर्क है वो आज हम कवर नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली दोस्तों ये हम कोशिश करेंगे कि रमेश जी को हम वापस बुलाएं एंड वी गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ हिज स्पीच। रमेश जी ये आपने एक क्वेश्चन तो मेरा जवाब दे दिया कि मिड कैप फंड आपने ये कर दिया, बट सो हाउ इज गोइंग टू हेल्प अस? फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ इज गोइंग टू हेल्प अस टू क्रिएट इवन लाइक वंस इट आपने जो क्लोज कर दिया है, सो उनको सबको पता चले कि मतलब कैसा उसका। देखिए अंकुर जी, मिड कैप फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बंद क्लोज किया है। एसआईपी और एसटीपी चालू है, और इन्वेस्टर उसके थ्रू इन्वेस्ट कर। देखिए हम सोच बताते हैं हमारी सोच क्या है इसके बारे में। हमने अक्सर देखा है कि लोग मिड कैप स्मॉल कैप में जब इन मार्केट सेगमेंट में बहुत तेजी होती है ना, तब बहुत सारा पैसा डाल देते हैं एक साथ में। और आपको पता है बाजार में तेजी और मंदी तो होती रहती है। तो जब मंदी बाजार करेक्शन आता है, तब अक्सर देखिए जब भी बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म करेंगे। और जब ये करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर डर जाता है, क्योंकि उन्हें कभी स्मॉल कैप मिड कैप में वैसे दिल से कभी कॉन्फिडेंस होता नहीं है, तो वो रीडिंग करता है, तो उसके नुकसान होता है। नुकसान होता है तो जब देखिए इन्वेस्टर का नुकसान होता है ना, तो फंड मैनेजर और पार्टनर दोनों लूज करते हैं। हम दोनों ट्रस्ट लूज करते हैं इन्वेस्टर का, राइट। और जब इन्वेस्टर का पैसा बनता है तो हम पार्टनर और मैनेजर दोनों ट्रस्ट गेन करते हैं, और इवन इन्वेस्टर ट्रस्ट गेन करता है उस प्रोडक्ट के अंदर में। देखिए कोई भी बिजनेस में ना पैसा तब बनाते हो नहीं कि आप एक बार सेल करके पैसा बनाते हो। अच्छे बिजनेस में आप पैसा तब बनाते हो, कोई भी इंडस्ट्री में, जब आपका कस्टमर लॉयल हो, आपके पास बार बार वो चीज खरीदने आए। तो हमारी ये सोच है कि हमारा मिड कैप फंड में कस्टमर लमसम, देखिए बाजार की वॉलेटिलिटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते, और पिछले 2 दिन में देखा है हमने कितनी वॉलेटिलिटी आ गई है। और कोई नहीं कह सकता कल क्या होने वाला, अगले महीने में क्या होने वाला, अगले साल में कौन करने वाला है। बट ये आप दशक की बात करें 2030 में, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया एज ए कंट्री बहुत अच्छा करेगा। देखिए और जब कंट्री बहुत अच्छा करेगा तो इन्वेस्टर विल बी रिवॉर्डेड, राइट। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस है देश के अंदर में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। और देखिए वॉलेटिलिटी से डरने का भी नहीं है, वॉलेटिलिटी भी अपॉर्चुनिटी होती है यदि आप उसको ढंग से एवरेज करें, ढंग से इन्वेस्ट करें। इसलिए हम बोल रहे हैं आप मिड कैप फंड में सिर्फ एसआईपी और एसटीपी की तरह इन्वेस्ट करें। Anup, please mute all. Anup. Ramesh ji, brilliant. I mean, it shows that you are not in chase of gathering AUM and just creating AUM for this thing, and you are taking care of investors. So we will take few of the questions. Vaibhav ji, please unmute yourself. हेलो Yes. सर जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हेलो Please mute all. Anup, please mute all. Yes, Vaibhav Kotkar ji. सर जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मार्केट में अभी जो एक बात चल रही ज्यादा से रिसेशन के बारे में, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? रिसेशन आएगा, इसके पहले जितना भी आया नहीं उससे ज्यादा रिसेशन आएगा? देखिए वैभव जी पूछ रहे हैं ना सवाल? Yes. हाँ। देखिए वैभव जी, देखिए ऐसी बात नहीं है कि पिछले बहुत 25-30 सालों में 50 सालों में रिसेशन नहीं आए हैं। यदि आप पिछले 30 सालों में देखिए बाजार को, रिसेशंस आए हैं, क्राइसिस आई है। ये एक इकोनॉमी और मार्केट की फीचर है, ये हर 5-7 साल में होगा।
पर उसके बाद में पिछले 30 साल में कितना पैसा बना है। मतलब बहुत सारी एएमसीज है जिसने 25 साल में 20% कंपाउंड किया है स्कीम्स ने, मतलब 25 साल में 100 गुना 200 गुना पैसा हुए, राइट। तो देखिए ये अक्सर यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, पैसा लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए सेव करते हैं, 5 से ज्यादा साल के सेव करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आज रिसेशन अगले 6 महीनों में बाजार का क्या होगा। यदि किसी को सिर्फ 6 महीने या साल भर के लिए इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट में, तो वो पैसा इक्विटी में मत इन्वेस्ट करिए। इक्विटी में मिनिमम 3 से 5 साल का होराइजन चाहिए, और जितना लंबा पीरियड होगा मोर चांस है कि आप बिग विनर होने वाले हो इक्विटी जैसे प्रोडक्ट के अंदर। एनीथिंग एल्स वैभव जी? नहीं सर, ओके। नलिनी कांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, please unmute yourself, sir. Sir, my question is that post global financial crisis 2008, we have seen all the developed economics, and subsequently in the recent COVID also, mostly the US and the other developed economies also, they have printed too much of money, and they are all countries balance sheets as like trillion dollars. It is there. World is sitting at the $200 trillion debts. So how this will shape the different countries' economy, and particularly to the India in a very macro point of view? And that is the things. That is my prime main question. सर जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में बोला, हम ना इकोनॉमिस्ट है और ना मैक्रो पे फोकस करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है आज, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी है। दुनिया इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है। मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, कुछ बिजनेस इंडिया को आ रहा है। अब दुनिया को वरी है कि यूरोप की फैक्ट्रीज माल दे पाएगी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वहां पे पावर कॉस्ट 10 गुना हो गई है। तो कुछ प्रोडक्शन इंडिया को भी आएगा उससे। तो एज ए कंट्री हम ब्लेस्ड हैं आज हर चीज के अंदर में। हमारा हर इंजन, हर टायर, हर व्हील चल रहा है इकोनॉमी का, एंड इस चीज को आपको फोकस करना चाहिए। देखिए ये बड़ी बड़ी बातें, ये मनी प्रिंटिंग की, अब देखिए लोग बोलते हैं अमेरिका ने डॉलर इतने प्रिंट किए। एक्चुअली अमेरिका के सामने जिस तरह के डॉलर की स्ट्रेंथ चल रही है पिछले साल, एक्चुअली हर इकोनॉमी अमेरिका के साथ स्ट्रगल कर रही है। तो यदि अमेरिका पे लोगों को कंसर्न होता तो डॉलर गिर रहा होता, राइट, पर एक्चुअली डॉलर तो बढ़ा है। तो इसलिए ये सब चीजें ना अक्सर किसी को समझ में नहीं आती है। जो लोग वरी कर रहे हैं ये मनी प्रिंटिंग का, वो 2009 से वरी कर रहे हैं और अक्सर गलत हुए हैं। तो हमारा इस पे कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि इंडिया बहुत अच्छा करेगा, और यदि इंडिया में अगले दशक में हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रो की, जिस तरह की हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इन्वेस्टर विल बी वेल रिवॉर्डेड। अगले 6 महीने साल भर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है सर। इसलिए हम बोल रहे हैं इन्वेस्ट करिए SIP और STP के थ्रू। Sir, my second question is that India is taking little protectionist measure, and in throughout the world also there the free trade was there, but slowly economic blocks are making, and they are with the compact zone, they are doing the trading. Lot many countries they are doing, and India also is doing little bit protectionist measures. So how our industry will be competitive at the global level? नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है, इंडिया में हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने आई थिंक वेल बैलेंस रहे हैं कि हम कंप्लीटली कोई भी ब्लॉक के खिलाफ नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स हमारा वेस्टर्न ब्लॉक्स के साथ रुझान रहा है, राइट, बट जैसे हम अभी भी रशिया से पूरा बिजनेस कर रहे हैं, चाइना से बिजनेस कर रहे हैं। चाइना के जो इन ज्योग्राफी कंट्रीज जो सपोर्टर है उनके, ईरान के साथ भी हमने बिजनेस किया है। तो इंडिया ने हमेशा अपना बैलेंस रखा है, संतुलन रखा है। तो हम दोनों कोई भी ब्लॉक के साथ बिजनेस करने के लिए ओपन है। तो दैट वे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बात सही बोली कि दुनिया में थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म आया है, बट यदि दुनिया चाइना के खिलाफ नेगेटिव होती है तो हमें तो फायदा ही है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वहां से शिफ्ट होगी तो पॉसिबल है कि थोड़ा हिस्सा हम भी ले लें। और चाइना इतना बड़ा है कि हम थोड़ा भी हिस्सा ले लेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत ग्रोथ आ जाएगी। तो एंड सेकेंडली कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे हमने मैं बोलूँगा कि
मेजर्स लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिफरेंट इकोनॉमीज ने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे, इंक्लूडिंग चाइना ने अपनी कंट्री में भी लिए हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम जब उनकी इंडस्ट्री छोटी थी उसको सपोर्ट करने के लिए, पर जैसे कि वो इंडस्ट्री ने अपने स्ट्रांग हुई, जैसे क्या होता है ना, बच्चा होता है ना, उसको चलाने के लिए हाथ पकड़ना पड़ता है, राइट, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, पर वो बच्चा जब दौड़ने लग जाता है तो उसका हाथ छोड़ देते हो। इंडिया में हमें कॉन्फिडेंस है जैसे बट ये इंडस्ट्रीज अपने बल पे खड़ी हो जाएगी कि बहुत सारे मेजर जो सपोर्ट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you, sir. दीपक जी, please unmute yourself. हाँ जी, रमेश जी, गुड इवनिंग। यस सर। हम लोगों की मुलाकात डे बिफोर हुई, हम लोग साथ में बैठे थे शाम के वक्त आप लोगों की डिबेट के बाद। तो आपने प्रेजेंटेशन दिया था, एक बात हुई थी रमेश जी कि आपने ऑयल पर बोला था कि जब जब क्रूड ऑयल बढ़ता है वो रेसिप्रोकल इंडियन मार्केट की बात करता हूं मैं, कि इंडियन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कभी आपने एक वो एग्जैक्टली वर्ड बोला था, उसका फुल फॉर्म क्या था, DFDO क्या था? मैं आपका सवाल समझ गया। CDMO नहीं, बढ़िए। बट लेट मी, वो कल एक प्रेजेंटेशन हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके आंकड़े जो बोल रहे थे कि क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तब तक मार्केट गिरती है। मैं उसी वक्त कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कल शाम को हम रमेश जी के साथ बैठे थे तो ऐसा हुआ है। देन दिस पर्सन इज शोइंग कि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। देखिए ये ना, यदि आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इंडिया के तेल के दाम बहुत बढ़ते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये सच है क्योंकि हम तेल के इंपोर्टर हैं, राइट। बट यदि आप बाजार का मूवमेंट देंगे फॉर लॉन्ग टर्म, ऑयल प्राइसेस, मैंने बाजार का मूवमेंट अगले कुछ महीनों में, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स आप ऑयल के प्राइस को ट्रैक करेंगे पिछले 20 साल में, तो एक्चुअली इंडिया का बाजार हैज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑयल प्राइसेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड। तो लोग जब शॉर्ट टर्म पे तेल के साथ नेगेटिव व्यू देते हैं, वो शॉर्ट टर्म में तो प्ले आउट होता नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी वो रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं, क्योंकि जब दुनिया में तेजी होती है तब ऑयल बढ़ता है। इस पीरियड में अक्सर इंडिया का मार्केट ने भी अच्छा किया है, और जब दुनिया में मंदी होती है तब तेल का प्राइस गिरता है, और अक्सर उस पीरियड में इंडिया के मार्केट ने शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आया है। ये अलग बात है कि इंडिया का मार्केट फिर रिबाउंड कर जाता है फटाफट बाद में। तो इसलिए और देखिए ये भी समझिए कि दुनिया में ना जो बहुत सारा पैसा ऑयल में जो बनता है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर इंडिया में काफी इन्वेस्ट करते हैं। जब ऑयल की प्राइस बढ़ते हैं तो मिडिल ईस्ट में पैसा बनता है। वो कंट्रीज हमारी कंट्री के अच्छे बड़े इन्वेस्टर पार्टनर्स है वो हमारी कंट्री के लिए। वो आपने वो CDMO कुछ बोला था उस वक्त? नहीं, मैंने वो वर्ड यूज किया था कि कॉमन रिस्क फैक्टर है वो। अब मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल मुझे भी याद नहीं है कि नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर को रिलेटेड आपने कोई CDMO व्हाट इज एग्जैक्टली, मेरे को भी उस वक्त भी आपके रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। नहीं, मैंने ये बात बोला कि मिडिल ईस्ट के जो सॉवरेन फंड्स है या बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वो भी इंडियन मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स है। जब वो ज्यादा पैसा बनाते हैं तो वो इंडिया में भी और इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू आपका उस दिन का प्रेजेंटेशन भी, और मैं आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि इनको फॉलो करो रमेश जी को, एंड आपका इन्वेस्टर भी पैसा बनाएगा और रमेश जी के द्वारा आप भी पैसा बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों। ये जैसे कि उन्होंने बोला कि विल टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ विपिन जी जस्ट बिफोर दैट। ये जो है कि इनका जो अभी एग्जिट लोड है, तो जनरली वी हैव एग्जिट लोड ऑफ 1 ईयर, तो इन्होंने एग्जिट लोड ही 1 महीना रख दिया है। सो दैट शोज द कन्विक्शन दैट द क्लाइंट्स विल स्टे एंड दे विल नॉट गो अवे विथ दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस।
Just we'll take one last question with Vipin ji. Vipin ji, please unmute yourself. Vipin ji. हेलो सर आपका बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है विपिन जी। विपिन जी, आप अपना मोबाइल फोन थोड़ा दूर रख लीजिए। सर दूसरा डिवाइस बंद कर लीजिए अपना। कर दिया सर। विपिन जी आपका कुछ सवाल है? जी बोलिए विपिन जी। सर टैक्स सेवर पे मैं थोड़ा सा आपका रोड मैप पूछना चाहता था कि क्या मतलब रहेगा, लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेगा या मिक्स रहेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर सर। विपिन जी, हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा वो मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों के अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। बॉटम्स अप पोर्टफोलियो रहेगा क्योंकि टैक्स सेवर में पैसा 3 साल का लॉकअप रहता है, तो हमें लिक्विडिटी वहाँ रिडम्पशन नहीं आता कम से कम 3 साल के लिए। इसलिए हम थोड़ा लेस लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी पे थोड़ा सा फोकस कम कर सकते हैं, तो हम थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपोजर ले सकते हैं उस काइंड ऑफ प्रोडक्ट में। बट प्रोडक्ट बॉटम अप रहेगा, बेस्ट कंपनीज इन लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप एट द राइट प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। So it will be flexi cap approach only, sir, right sir? हाँ, ये बात है, फ्लेक्सी कैप है, बट बिकॉज लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं होता, 3 साल तक आपको लॉकड अप पैसा मिलता है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी नेम्स में जो लेस लिक्विड होते हैं उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों मैं सभी को बता दूं कि व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का टैक्स सेवर फंड का एनएफओ अभी भी चल रहा है। द फंड वाज स्टार्टेड ऑन 16th of August और ये एनएफओ चलेगा 7th of October तक। सो प्लीज डू हैव अ लुक एट इट एंड थैंक्स अ लॉट रमेश जी। It was wonderful and lot of insights we have got. I'll just ask Mr. Milind Shah, हमारे जो हैं, to just say last words. Ramesh sir, thanks a lot. It was one of the best session ever. I am getting so many messages in my WhatsApp broadcast. So different look altogether. So thank you very much for your time and presence. Thank you Vaibhav ji, Chirag bhai and all, and entire White Oak team. Looking forward for many more such sessions, sir. Thank you. थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू अंकुर जी और सारे पार्टिसिपेंट्स को और अर्थमित्रा प्लेटफॉर्म को हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड हम इस और ऐसे इवेंट्स करेंगे और रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे। Thank you sir. Thanks at all. थैंक यू। So friends, अगर कुछ आपकी कुछ queries है तो please share कीजिए. We will pass on and will get answers from the White Oak team. Thanks a lot for attending today's session. We hope that you have got good experience and good knowledge with this session. And इसके साथ हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। So फिर अभी मिलते हैं शानदार शनिवार के अगले एपिसोड में शनिवार को। Thanks a lot. Thank you.